हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स स्टडी टुगेदर। और आज हम करने वाले हैं डीबीएमएस के लिए सेट नंबर 1। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर अ रिलेशन आर ए बी सी डी विच हैज द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारी ऐसी डिपेंडेंसीज है जिसके एक एट्रीब्यूट की हेल्प से मैं दूसरी एट्रीब्यूट की वैल्यूज को इजीली एक्सेस कर सकती हूँ। तो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज इस वे में बन रही है कि मैं ए एट्रीब्यूट की हेल्प से बी एट्रीब्यूट की वैल्यूज को इजीली एक्सेस कर सकती हूँ, बी एट्रीब्यूट की हेल्प से मैं सी की एट्रीब्यूट की वैल्यूज को एक्सेस कर सकती हूँ, एंड सी एट्रीब्यूट की हेल्प से मैं डी के एट्रीब्यूट की वैल्यूज को इजीली एक्सेस कर सकती हूँ। उसके बाद वो कह रहा है द रिलेशन एम इज डिकम्पोज इनटू टू रिलेशंस R1 एंड R2 एज फॉलोज। अब उसने क्या किया, अब उसने हमारा बड़े से रिलेशन को दो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस में डिकम्पोज करवा दिया है। एंड हमारा जो रिलेशन वन बना है उसमें दो एट्रीब्यूट्स है, दैट इज ए एंड बी। एंड जो हमारा सेकंड एट्रीब्यूट सेकंड रिलेशन है उसमें हमारे पास में थ्री एट्रीब्यूट्स है, दैट इज ए सी एंड डी। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। स्टेटमेंट्स में हमें पूछा गया है कि हमारा ये जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस है या डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है। तो पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज मेन बाय लॉसलेस एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। कब कहती हूँ कि मेरा ये जो रिलेशन है वो लॉसलेस है या डिपेंडेंसी प्रिजर्व करेगा। तो मैं एक कोई भी रिलेशन को बोल रही हूँ कि ये मेरा लॉसलेस है, मैं तभी बोल सकती हूँ। उसकी दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन कि हमारा ये जो भी डिकम्पोज रिलेशंस आते हैं उसमें हमारे पास में कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। कोई एक एट्रीब्यूट तो ऐसा होना चाहिए कि जो दोनों के दोनों ही हमारे डिकम्पोज रिलेशन में प्रेजेंट हो। सेकेंड रूल ये है कि अगर वो कॉमन एट्रीब्यूट हमारा किसी भी रिलेशन में, जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है वो किसी भी एक रिलेशन में एज अ की वर्क कर रहा हो, तब मैं कह देती हूँ कि ये जो मेरा डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस है। सो अ डिकम्पोजिशन is lossless if आपको सिर्फ ये दो कंडीशंस चेक करनी है। पहली कंडीशन आपको पहले देखना है कि उसमें क्या दोनों डिकम्पोज रिलेशन में हमारे पास में कोई एक कॉमन एट्रीब्यूट है। अगर वो कॉमन एट्रीब्यूट आपको मिल गया तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे वो चेक करना है कि वो कॉमन एट्रीब्यूट एज अ की किसी भी डिकम्पोज रिलेशन में वर्क कर रहा है। अगर वो एज अ की किसी भी एक डिकम्पोज रिलेशन में वर्क कर रहा है तब मैं कह दूंगी कि ये मेरा जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस है। अब नेक्स्ट आता है कि कब मैं कहती हूँ कि मेरा जो डिकम्पोजिशन है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है। अब आप समझ रहे हो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग मतलब मेरी जो भी डिपेंडेंसी है एक बड़े से जो भी मेरी टेबल में बड़े से रिलेशन में जो मेरी डिपेंडेंसीज बनी है वो क्या प्रिजर्व हो रही है मेरे डिकम्पोज रिलेशन में। तो मुझे ये चेक करना है कि जब मैंने उस बड़ी सी टेबल को दो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में डिकम्पोज करवाया है तो मेरी जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज बन रही थी एक बड़े से टेबल में, तो क्या वो मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसीज मेरे छोटे छोटे रिलेशन में भी बनेगी। अगर बन रही है तब मैं कह दूंगी कि मेरा जो डिकम्पोजिशन है वो डिपेंडेंसी को प्रिजर्व कर रहा है। बट अगर मेरे पास में कोई एक ऐसे भी एट्रीब्यूट मिसिंग हो गया कि जिससे मेरी डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं हो रही है, मैं उसको एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ एक दूसरे की वैल्यू को, तब मैं कह दूंगी कि मेरा जो डिकम्पोजिशन है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं कर रहा है। तो हम अब ऑप्शन में चेक करते हैं। सो द फर्स्ट इज अब हम लॉसलेस वाला चेक करते हैं। तो लॉसलेस में फर्स्ट हम डिकम्पोज रिलेशंस में कॉमन एट्रीब्यूट ढूंढते हैं। तो हमारा यहाँ पे रिलेशन वन और रिलेशन टू में कॉमन एट्रीब्यूट ए है, ठीक है। तो हमारे पास में कॉमन एट्रीब्यूट ए तो आ गया। अब उसने बोला है कि अगर आपके पास में कॉमन एट्रीब्यूट आ जाए तो को देखना है कि वो कॉमन एट्रीब्यूट क्या एज अ की वर्क कर रहा है किसी भी एक रिलेशन में। तो हाँ जी बिल्कुल, हमारा जो रिलेशन वन में है वो ए हमारा एज अ की वर्क कर रहा है, क्योंकि ए की हेल्प से मैं बी की वैल्यूज को इजीली एक्सेस कर सकती हूँ। तो हमारा ए जो है R1 में एज अ की वर्क कर रहा है। तो हमारी ये जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसलेस तो हो गया। अब सेकंड मुझे चेक करना है कि क्या वो डिपेंडेंसी को प्रिजर्व कर रहा है। क्या मैं अपने छोटे छोटे रिलेशंस में भी ये सारी डिपेंडेंसीज जो मेरी दी गई है वो मैं चेक कर सकती हूँ। तो फर्स्ट देखते हैं। तो ए से बी हमारी फर्स्ट डिपेंडेंसी दी गई है। तो रिलेशन वन में मेरे पास में ए और बी दोनों है, तो ए की हेल्प से मैं बी को एक्सेस कर सकती हूँ। तो मेरी जो ए और बी है दोनों ही R1 में प्रिजर्व हो रहे हैं, तो इससे मैं प्रिजर्व कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज बी टू सी। अब मेरे पास में रिलेशन वन में सिर्फ बी है और रिलेशन टू में अकेला सी है। ऐसा एक कोई भी रिलेशन नहीं है जिसमें मेरे पास में बी और सी दोनों साथ में हो। तो अगर मेरे पास में ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है जो बी और सी को एक साथ में कंटेन कर रहा हो, तो यहाँ पे जो मेरा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग वाला जो रूल है वो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों बी और सी एट्रीब्यूट्स हमारे एक ही रिलेशन में डिकम्पोज रिलेशन में नहीं है। और अगर वो नहीं है तो वो डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा द डिकम्पोजिशन इज लॉसलेस बट नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड।
ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड ट्रू फॉर द रिलेशनल स्कीमा। तो हमारी एक रिलेशनल स्कीमा है जिसके लिए जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो हमें दी गई है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररिड्यूसिबल इक्विवेलेंट फॉर दिस सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो इररिड्यूसिबल इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि मिनिमल कवर हमें बनाना है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का। तो मिनिमल कवर हमारे इन 3 स्टेप से बनता है। तो फर्स्ट स्टेप हमें करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप बोलता है कि आपकी हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी में सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए उसकी राइट पे। अगर आपके राइट पे कोई डबल वैल्यूज आ रही है कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी में तो आप उसको स्प्लिट करवा दो। सेकंड स्टेप में हमें बोलता है कि एक कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए हमारे लेफ्ट में जो कि एक्स्ट्रा हो। मतलब एक फंक्शनल डिपेंडेंस मतलब एक ही एट्रीब्यूट्स के हेल्प से मैं दूसरा एट्रीब्यूट को डिराइव कर रही हूँ, बाकी दूसरा कोई एट्रीब्यूट हमारे पास में नहीं होना चाहिए लेफ्ट साइड पे। थर्ड हमारा कहता है कि नो फंक्शनल डिपेंडेंसी कैन बी डिराइव फ्रॉम अदर्स। मतलब एक कोई मेरा एट्रीब्यूट की हेल्प से मैं दूसरे एट्रीब्यूट को डिराइव कर रही हूँ तो मेरा और कोई दूसरा एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए जिसकी हेल्प से मैं उसको डिराइव कर सकती हूँ। तो ये तीनों का हमें स्टेप्स को यूज करके एंड उसका एक मिनिमल कवर बनाना है जो हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है उसका। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास में फंक्शनल डिपेंडेंसी जो दी गई है वो हो रही है हमारे पास में f इज इक्वल्स टू ए टू बी, कि a से हमें b मिल रहा है, ए बी से हमें c मिल रहा है, d से हमें ac मिल रहा है एंड d से हमें ई मिल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि आपके पास में राइट हैंड साइड में ऐसे डबल हमेशा सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, कभी भी डबल एट्रीब्यूट आपके नहीं आ सकते। और अगर डबल एट्रीब्यूट आ रहे हैं तो आप उसको स्प्लिट करवा दीजिए। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारी कौन सी ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिसमें डबल एट्रीब्यूट आ रहे हैं राइट साइड में। तो हमारी ये जो थर्ड नंबर वाली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है डी टू ए सी, इसमें हमारे पास में 2 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। तो अगर हमारे पास में 2 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं तो जब मैं इनको स्प्लिट करवाऊंगी तो मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी नई जो आएगी वो बन जाएगी डी टू ए एंड डी टू सी। तो मैंने ये इसको स्प्लिट करवा दिया स्टेप नंबर 1 से। तो जब स्टेप 1 से मैंने इसको स्प्लिट करवाया तो मेरी जो न्यू वर्किंग सेट आया है, तो न्यू वर्किंग सेट हमारा हो जाएगा ए टू बी, ए बी टू सी, डी टू ए एंड डी टू सी एंड डी टू ई। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमें क्या करना होता है कि एलएचएस में हमारे पास में कभी भी 2 एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। तो अब एलएचएस में अगर हमारे पास में एक्स्ट्रानियस एट्रीब्यूट है तो हम उसको रिमूव करवा देते हैं। तो अब देखो एक्स्ट्रानियस एट्रीब्यूट आप कैसे देखोगे। एक्स्ट्रानियस एट्रीब्यूट हमारा ऐसा होता है कि ए से मैं बी को डिराइव कर सकती हूँ एंड ए बी दोनों की हेल्प से मैं सी को डिराइव कर सकती हूँ। तो अगर मैं ए की हेल्प से बी को डिराइव कर सकती हूँ तो ऑफकोर्स है कि मैं बी मतलब ए की हेल्प से सी को भी डिराइव कर सकती हूँ अकेले भी। बी मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो यहाँ पे अगर वो मेरा एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो मैं बी को उधर से रिमूव करवा दूंगी एंड मेरा जो वर्किंग सेट फिर से जो नया आएगा वर्किंग सेट स्टेप 2 के बाद में वो हो जाएगा ए से बी, ए टू सी, डी टू ए, डी टू सी एंड डी टू ई। तो 2 स्टेप वर्क करके मैंने हमारा ये मिनिमल कवर अभी बना दिया है। तो थर्ड स्टेप कहता है कि अगर हमारे पास में ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट है तो दूसरे एट्रीब्यूट से भी डिराइव हो रहा है तो आप उसे रिमूव करवा दीजिए। तो अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पे तो मुझे देख के पता चल रहा है कि मैं डी से ए को डिराइव कर सकती हूँ एंड ए से मैं सी को डिराइव कर सकती हूँ। तो हमें क्या मिल रहा है कि डी टू ए, कि डी से मैं ए को डिराइव कर रही हूँ ए से मैं सी को डिराइव कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये जो डी टू सी वाला जो एट्रीब्यूट है वो मुझे रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी अगर ए से सी को डिराइव कर सकती हूँ तो डी टू सी मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है। तो फिर मेरे को ऐसा एट्रीब्यूट रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं डी टू सी वाला जो एट्रीब्यूट है उसे रिमूव कर दूंगी एंड उसे रिमूव करते ही मेरे पास पर जो फाइनल वर्किंग सेट आएगा वो आएगा ए टू बी, ए टू सी, डी टू ए एंड डी टू ई। तो ये फॉर्म करेगा मेरा इररिड्यूसिबल वर्किंग सेट जो कि मेरा एकदम मिनिमल कवर फॉर्म करेगा उन फंक्शनल डिपेंडेंसीज का। तो हमारे पास में ऑप्शन में ये कहाँ पे दिया हुआ है ए टू बी, ए टू सी, डी टू ए, डी टू सी नहीं चाहिए हमें, सीधा ए टू बी, बी टू सी। बी टू सी नहीं लेना है क्योंकि हमारा ऑलरेडी बी जो है वो ए से डिराइव हो रहा है। तो अगर वो ए से डिराइव हो रहा है तो बी हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रानियस है। फिर ए टू बी, ए टू सी, डी टू ए, डी टू ए। तो हमारा ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपके पास में कभी भी क्वेश्चन आए कि इररिड्यूसिबल इक्विवेलेंट में आपको इसे कन्वर्ट करना है तो आपको 3 काम करवाने हैं। फर्स्ट काम कि हमारे राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब अगर 2 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं तो आप उसको स्प्लिट करवा दीजिए। स्प्लिट करवाने के बाद आपको सेकंड काम ये करना है कि अगर हमारे एलएचएस साइड पे अगर 2 एट्रीब्यूट्स है तो आपको उसमें से एक कोई एक्स्ट्रानियस एट्रीब्यूट देखकर उसको रिमूव करवाना है। थर्ड आपको वो स्टेप ये करना है कि हमारे पास में अगर ऐसे कोई भी एट्रीब्यूट्स है जो 2 से डिराइव हो रहे हैं तो उसमें से आपको एक वाला जो सेट है आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसकी हेल्प से हमें एक मिनिमल कवर मिल जाएगा इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज का।
ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मूवी थिएटर यूजेस द फॉलोइंग डेटाबेस स्कीमा। मूवी थिएटर में हमारे पास में एट्रीब्यूट्स मूवी आईडी, ब्रांच आईडी, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, टाइटल, जनर एंड टाइटल सॉरी टिकट प्राइस है। द प्राइमरी की इट्स मूवी आईडी, ब्रांच आईडी, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। ये चार हमारे पास में प्राइमरी कीज है। प्राइमरी कीज का मतलब है कि इन चारों की हेल्प से मैं अपनी टेबल के एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को एक्सेस कर सकती हूँ इन चारों की हेल्प से ही। एंड द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट इन द स्कीमा। तो हमारे पास में डिपेंडेंसी है कि मैं मूवी आईडी, ब्रांच आईडी, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम से टाइटल एट्रीब्यूट जो है मेरा उसका मैं वैल्यूज को एक्सेस कर सकती हूँ। मूवी आईडी और ब्रांच आईडी की हेल्प से मैं जनर बता सकती हूँ। मूवी आईडी, ब्रांच आईडी, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम से मैं उसका टिकट का प्राइस भी बता सकती हूँ। ठीक है, द डेटाबेस इज रीडिजाइन टू यूज द फॉलोइंग स्कीमा। अब उसको मैंने वापस से रीडिजाइन करा है। रीडिजाइन करके मैंने मूवी वन में हमारे सारे जो एट्रीब्यूट्स डाले वो मूवी आईडी, ब्रांच आईडी, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, टाइटल और टिकट प्राइस जो मेरा एंड टाइम और इन दोनों से सेम सेम, तो वो मैंने एक साथ ही एक पूरी टेबल में डाल दिया। एंड सेकंड टेबल मैंने बनाई जिसमें मैंने मूवी आईडी, ब्रांच आईडी और जनर डाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज द वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म दैट अ न्यू डेटाबेस सेटिस्फाई बट द ओल्डर वन डज नॉट। तो पहले हम नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास में चार टाइप्स के नॉर्मल फॉर्म होते हैं। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म विच सेज दैट ईच सेल शुड हैव अ सिंगल वैल्यू। अगर हमारी कोई भी सेल में सिंगल वैल्यू है तब मैं कह दूंगी कि ये मेरा जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई करेगा। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि मेरा जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। एंड सेकेंड बात, उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब है कि हमारा कोई भी एक ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट शुड नॉट डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ अ की, इट शुड डिपेंड ऑन द होल की। अगर एक हमारे पास में कोई सा भी एक नॉन की एट्रीब्यूट है जो सिर्फ एक ही पार्ट पे डिपेंड, जबकि हमारे पास में कीज में समझो हमारे पास में ऐसा है कि कीज में बहुत सारे ऐसी वैल्यूज है जिससे मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। बट मेरा एक नॉन की एट्रीब्यूट एक सिर्फ एक ही पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, वो दोनों पार्ट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो मैं कह दूंगी इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी हो रही है एंड वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए आपको ध्यान रखना है कि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट सिर्फ एक ही पार्ट पे डिपेंड ना करे, वो पूरे के पूरे की पे डिपेंड करे, तब मैं कह दूंगी कि ये मेरा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि मेरी जो टेबल होनी चाहिए वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए और उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब है कि व्हेन अ नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन द नॉन की एट्रीब्यूट्स। तो जब भी मेरा अगर ऐसा कोई की एट्रीब्यूट है, एक नॉन की एट्रीब्यूट है, वो उसी एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रही है जो खुद ही अपने आप में की नहीं है, तो अब कह दूंगी कि उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो रही है एंड वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं बना सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भी डिपेंडेंसी हो रही है वो एक की एट्रीब्यूट टू नॉन की एट्रीब्यूट ही हो। ऐसा नहीं हो कि दोनों ही हमारे पास में जो डिपेंडेंसीज फंक्शनल डिपेंडेंसीज आ रही है उसमें दोनों ही साइड पे हमारे पास में नॉन की एट्रीब्यूट हो। फोर्थ वाला होता है हमारा बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म विच इज बी सी एन एफ। वो कहता है कि अगर हमारी कोई भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स टू वाई जा रही है तो हमारा जो एक्स है तो वो एक सुपर की होना जरूरी है। सुपर की का मतलब है कि एक एक्स ही ऐसा होना चाहिए जिसकी हेल्प से मैं सारी की सारी वैल्यूज को एक्सेस कर पाऊँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो डेटाबेस है उसने रीडिजाइन कर दिया है फॉलोइंग स्कीमा में और हमें बताना है कि कौन सा ये फॉर्म वीकेस्ट नॉर्मल फॉर्म यूज करेगा सेटिस्फाई बट द ओल्ड वन डज नॉट। तो अगर मैं ओल्ड वाला चेक करती हूँ तो ओल्ड वाला मैंने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म चेक करती हूँ। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जब मैं चेक करूंगी तो मुझे मूवी आईडी, ब्रांच आईडी, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम से सिर्फ एक ही टाइटल मिलेगा। मतलब एक सेल में सिर्फ एक वैल्यू आएगी, तो मेरा ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं आगे बढ़ती हूँ मेरे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं कि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो सेटिस्फाई हो गया। पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब एक नॉन की एट्रीब्यूट शुड नॉट डिपेंड ओनली जस्ट ऑन द वन पार्ट ऑफ द की, इट शुड डिपेंड ऑन द होल की। तो अब मेरे पास में पूरी की क्या है, मूवी आईडी, ब्रांच आईडी, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम एक पूरी की पूरी की है। तो मैं जब टाइटल और टिकट प्राइस जो मेरे नॉन की एट्रीब्यूट्स है वो तो मेरी पूरी की पूरी की पे डिपेंड कर रहे हैं, बट जो मेरा जनर है वो सिर्फ एक ही पार्ट पे डिपेंड कर रहा है विच इज द मूवी आईडी एंड ब्रांच आईडी। तो ये मेरा पार्शियल डिपेंडेंसी वाला जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आ रहा है कि एक नॉन के एट्रीब्यूट सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं एक ही पार्ट की के पार्ट पे, जबकि हमारी की के पार्ट कितने हैं, 4 पार्ट्स है, बट ये सिर्फ दो ही पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी हो रही है। तो हमारा ये जो ओल्ड वाली जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं हो सकती है। अब सेकेंड जो हमारा जो डेटाबेस रीडिजाइन हुआ उसने क्या चेंज किया है कि उसने मूवी आईडी, ब्रांच आईडी, एंड टाइम और स्टार्ट टाइम को एक साथ में टाइटल और टिकट प्राइस के साथ में डाल दिया है, ताकि हम इससे इजीली टाइटल और टिकट प्राइस की जो वैल्यूज है उसको एक्सेस कर पाए। सेकंड उसने क्या किया है कि उसने मूवी आईडी और ब्रांच
ब्रांच आईडी को एक साथ ही टेबल में डाल के उसमें जेनर भी डाल दिया। अब उसने जब मूवी आईडी ब्रांच आईडी को एक साथ में डाल दिया है, तब मैं कह सकती हूँ कि मेरा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो मूवी आईडी है ब्रांच आईडी है वो एज अ की वर्क करेंगे यहाँ पे, कि मैं मूवी आईडी की हेल्प से भी मैं जेनर निकाल सकती हूँ और मैं ब्रांच आईडी की हेल्प से भी जेनर निकाल सकती हूँ। तो हमारा ये जो जेनर है वो दोनों ही पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा इसमें कीज हमारे यहाँ पे सिर्फ ब्रांच आईडी और मूवी आईडी है। तो टेबल 2 में उसने ये कर दिया है, तो हमारा ये जो न्यू टेबल है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी। तो हमारा ये जो न्यू डेटाबेस होगा वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई करेगा। तो आपको सारे नॉर्मल फॉर्म अच्छे से पता होने चाहिए एंड उसको फिक्स कैसे करना है। लाइक देखो, फिक्स तो आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास में फिक्स करने का है ना, तो फिक्स में आपको जो भी हमारा डिपेंडेंसीज बन रही है उनको बस एक ही टेबल में डाल के और छोड़ देना है। बट अगर आपसे वो पूछे कि हम छोड़ रहे हैं तो वो कौन सा नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको इनकी कंडीशंस पता होनी चाहिए कि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो रही है तो वो हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है, अगर उसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी भी नहीं हो रही है पार्शियल डिपेंडेंसी के साथ साथ में, तो मेरा थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। और अगर मेरे पास में कोई ऐसी की आ गई है जो कि एक उसकी हेल्प से मैं सारी की सारी वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकती हूँ, तो ये मेरा बॉय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म सेटिस्फाई करवाएगा। तो ये आप सारी अच्छे से पढ़ लेना, नॉर्मल फॉर्म्स के क्वेश्चन आपके हर बार रिपीट हुए हैं। एंड ये वाला टॉपिक मैंने आपको, जब मैं DBMS का मैंने वीडियो एक अपलोड किया हुआ है चैनल पे ही, तो आप जाकर वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट जो भी आपके टॉपिक्स है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको फिक्स कैसे करते हैं वो भी एक्सप्लेन किया है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि क्वेश्चन देखने से पहले आप पहले वो वाली वीडियो देखिए, ताकि कंसेप्ट वहाँ से एक बार आप पकड़ लेंगे, उसके बाद में जब क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर टेबल एम्प्लॉय इनसाइड द डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन। द टेबल एम्प्लॉय हैज डेटा एज शोन इन टेबल 1। तो हमारे पास में एक एम्प्लॉय टेबल है। क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी रोज विल बी फेच्ड एंड डिस्प्लेड बाय द पाइथन कोड गिवन बिलो। तो हमारा ये पाइथन कोड इस फॉर्म में है कि जिसमें मैंने SQL एंड पाइथन को एक साथ में ज्वाइन करवाया हुआ है। ठीक है, तो ज्वाइन करवाया हुआ है, तो पहले इसमें मेरे को SQL की जो कंडीशन है वो देखनी पड़ेगी, वो कहाँ है। तो मेरी जो SQL की कंडीशन है वो ये दी हुई है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई सैलरी इज लेस दैन 35,000। मतलब मेरे को ऐसे एम्प्लॉयज के EID, EDEBT एंड ENAME चाहिए, सैलरी चाहिए जहाँ पे उसकी जो सैलरी हो मेरे पास में वो 35,000 से कम हो। तो रोज़ में देख लो कौन से ऐसी हमारी वैल्यूज़ है जिसकी जो सैलरी है वो 35,000 से कम है। तो एक तो हमारे पास में साहब है जिसकी वैल्यू हमारी 35, मतलब उसकी सैलरी 20,000 ही है। फिर हमारे पास में मीनाक्षी है जिसकी सैलरी सिर्फ 33,000 है। देन वी हैव रेखा जिसकी सैलरी 30,800 है। एंड देन वी हैव जोसेफ एंड आसिफ। जोसेफ एंड आसिफ दोनों की हमारी सैलरी, एक की 18,000 है एंड दूसरे की 30,000 है। तो हमारे पास में टोटल यहाँ पे कितनी रोज आएगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमारे पास में 5 रोज आ गई। फिर नेक्स्ट में हमारी ये जो पाइथन की जो क्वेरी लग रही है वो डायरेक्ट कर डॉट फेच मेनी 6। अब यहाँ पे जो फेच मेनी एन हम एट्रीब्यूट यहाँ जो यूज करते हैं वो हमको रिटर्न करता है जितने भी एन एट्रीब्यूट्स होते हैं उस करंट टेबल में उतना रिटर्न कर देता है। बट अगर क्वेरी में n से कम भी एट्रीब्यूट होंगे तो वो सिर्फ उतने के उतने ही हमें एक्चुअल नंबर ऑफ रोज जहाँ पे जितनी हमने निकाली है वो उतनी ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमारी एक्चुअल नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो यहाँ पे हमें जो आंसर है वो 5 ही मिलेगा। ठीक है, बट हमारे ये जो कर डॉट फेच मेनी है, अगर यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो मतलब इसमें मेरे पास 6 रोज ही रिटर्न हो सकती है, या तो 6 हो सकती है या 6 से कम रोज रिटर्न हो सकती है। बट 6 से ज्यादा रोज कभी भी आपके इसमें रिटर्न नहीं होगी। ठीक है। Okay, so the next question is, consider a demand page system that uses the most recently used page replacement algorithm. The physical memory can hold 3 page frames. Assume that the pages frames are initially empty and the following reference string is generated by a single process. How many page faults are produced? अब page fault हमारा कब होता है ना, तो क्या होता है, हमारी जो RAM होती है तो उसको जब भी कोई एक required पेज होता है और उस RAM में नहीं होता है, उसके पास में नहीं रहता है, तो वो मेमोरी के पास से जाकर एंड वो एक्सेस करता है एंड उस पेज को एक्सेस करके वो हमें शो करता है। तो पेज फॉल्ट हमारा जब उस केस में होता है कि हमारे पास में पेज फ्रेम्स तो ऑलरेडी फिल्ड हो गए होते हैं, तो उसके बाद में हमारे पास में और स्पेस बची नहीं होती कि उस पेज को हम काट डालें। तो हमारा जो ये रैम वाला वो जो हार्ड डिस्क है ना, वो क्या करता है, हमारा जो मोस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम, या हमारे पास में एक आता है लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम, तो वो वाला इन दोनों में से कोई भी एक एल्गोरिथम यूज करके एंड वो हमारे उस पेज को रिप्लेस करके एंड जो भी हमने पेज उससे मांगा होता है वो हमें वापस से प्रोवाइड करवा देता है। तो हमारा जो लीस्ट रिसेंटली यूज वाला एल्गोरिथम है ना, वो ऐसा पेज को रिमूव करता है जो हमने बहुत पहले यूज किया था, एंड हमारा जो मोस्ट रिसेंटली यूज वाला एल्गोरिथम है वो वाला पेज रिमूव करता है जो हमने जस्ट पहले ही एक्सेस किया था उस पेज से, एंड वो हमने एक्सेस कर लिया, फिर हमने जब दूसरे पेज की एक्सेस मांगी तब वो उसे रिमूव कर देगा। ठीक है, तो हमारा ये ऐसे वर्क करेगा। तो हमें बताना है
कि हमारे टोटल कितने पेज फॉल्ट्स होंगे कि जब मैं ये सारे पेज को एक्सेस करूंगी विद द मोस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम। और ये याद रखना कि हमारे पास में सिर्फ 3 पेज की ही फ्रेम है, मतलब कि हमारे पास में टेबल पे स्पेस कितनी है, सिर्फ 3 पेजेस डालने की हमारे पास में स्पेस है उस टेबल के अंदर। तो हम एक क्या कहते हैं, एक स्टेप वाइज इसको करते हैं कि मेमोरी हर एक बार में क्या करेगी। तो मैंने एक ये टेबल बना ली जिसमें मैं पेजेस नीडेड लिख दूंगी, फिर वो कौन से पेजेस हमारी मेमोरी के अंदर जाएंगे, वो क्या एक्शन लेगा एंड क्या होता है हमारा फॉल्ट होता है, तो वो हम सब लिखते जाएंगे। तो पेजेस नीडेड, फर्स्ट हमें पेज नीडेड है हमारा 1। तो पेज नीडेड 1, तो हमारा मेमोरी में कौन सा पेज चला जाएगा, फर्स्ट पेज चला जाएगा। तो मेमोरी में फर्स्ट पेज जाते तो मेमोरी एम्प्टी थी, उसने 1 लेकर आ गया, तो हमारे पास में 1 आ गया इसमें। तो मेमोरी ब्रिंग वंस, मेमोरी ब्रिंग्स 1, तो इसमें फॉल्ट कितना आया, 1 का फॉल्ट आया। फिर नेक्स्ट पेज मुझे चाहिए सेकेंड वाले। ये सारे पेजेस आप बोलोगे कहाँ से लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ से लिख रही हूँ 1 2 3 1 4 5, ये ऐसे ऐसे करके हम पेजेस एक्सेस करेंगे। ठीक है, सेकेंड मेरे को पेज सेकेंड नीडेड है, तो मेमोरी में कितने पेजेस चले गए, 1 2, तो ये 2 को भी लेकर आ गया, तो ब्रिंग्स 2 ऑल्सो। तो ब्रिंग्स 2 आते ही तो मेरा पेज का फॉल्ट कितना हो गया, 2 पेज का फॉल्ट हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास में नंबर है 3। तो 3 आती ही मेरे पेजेस मेमोरी में कितने हो गए, 1 2 एंड 3, और ये 3 को भी लेकर आ गया, ब्रिंग्स 3। अब 3 को लाने के बाद में यहाँ पे मेरा ये जो फॉल्ट है वो 3 हो गया। नेक्स्ट पेज मेरे को 1 चाहिए, तो 1 ऑलरेडी मेरी मेमोरी के पास है, तो वो 1 अगर ऑलरेडी मेमोरी के पास होता है तो वो उसको कुछ नहीं करता है, तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसमें हमारे पास में कोई फॉल्ट नहीं होगा, इट्स ऑलरेडी इन द मेमोरी, ऑलरेडी इन द मेमोरी में ऑलरेडी हमारे पास में वो 1 नंबर पेज है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में 4। अब 4 नंबर पेज हमारे इस मेमोरी में नहीं है, और मेमोरी में हमारे पास में अब तीनों की तीनों जो स्पेस थी वो यूज हो गई है। तो अगर हमारी जो तीनों की तीनों स्पेस है अगर वो यूज हो गई है, तब वो हमारा क्या करेगा, जो हार्डवेयर है वो कैसे पेज रिटर्न करेगी, वो हमें रिटर्न ऐसे करेगी कि वो हमारा मोस्ट रिसेंटली यूज वाला जो पेज है, अभी हमने रिसेंटली कौन सा पेज यूज किया था, फर्स्ट पेज यूज किया था हमने, फर्स्ट पेज को एक्सेस किया, तो वो उस पेज को रिमूव करेगी। उस पेज को रिमूव करती 4 मेरा उसकी जगह आ जाएगा, 2 3 आ गया, क्योंकि मेरे पास में 4 उस 1 को इसलिए रिमूव करवाना पड़ा क्योंकि मैंने उसको अभी रिसेंटली यूज किया था एंड मेरे पास में सिर्फ 3 पेज की फ्रेम है, तो इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन क्या हुआ कि 1 रिमूव कर दिया, रिमूव 1, बिकॉज यहाँ पे हमारा मोस्ट रिसेंटली यूज वाला पेज ही रिमूव होगा। तो इसमें फॉल्ट कितना आएगा, इसमें 4 वाला फॉल्ट आएगा। कि हमारे टोटल फॉल्ट्स कितने हो गए, अभी तक 4 फॉल्ट्स हुए हैं कि 4 पेपर मैंने इसमें मेमोरी में डलवाए हैं। नेक्स्ट नंबर है मेरे पास में 5। अब 5, अब जब वापस से ये फ्रेम फुल हो गई, अब 5 हमारा कहाँ जाएगा, वो जाएगा कि अभी मैंने कौन सा रिसेंटली में पेज यूज किया था, मैंने 4th वाला पेज यूज किया था, 4th वाला पेज रिमूव होके यहाँ पे आ जाएगा मेरा 5, 2, 3, और यहाँ पे मेरा एक्शन क्या होगा कि यहाँ पे मेरा जो 4 है वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि मैंने उसको अभी मोस्ट रिसेंटली यूज किया था। तो यहाँ पे मेरे फॉल्ट कितनी आ गई, 5 की फॉल्ट आ गई। नेक्स्ट मेरे पास में है 1। अब 1 तो है ही नहीं, तो 1 नहीं है, तो मेरा 1 कहाँ जाएगा, जो मैंने अभी जस्ट एक्सेस किया था, अभी जस्ट एक्सेस मैंने 5 किया था, तो 5 की जगह मेरा 1 चला जाएगा। यहाँ पे 1, 2, 3, तो यहाँ पे मेरा रिमूव 5, एक्शन क्या हो रहा है कि 5 को मैंने रिमूव कर दिया बिकॉज ऑफ मोस्ट रिसेंटली यूज, एंड मेरा फॉल्ट कितना आ गया, मेरा फॉल्ट आ गया है 6। अब नेक्स्ट मेरे पास में आता है 6। अब 6 में वापस से मेरा 1 रिमूव हो जाएगा, तो 6, 2, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमूव 6 बिकॉज ऑफ मोस्ट रिसेंटली यूज, एंड मेरा फॉल्ट कितना आ जाएगा, 7 का फॉल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास में है 2। अब 2 मेरा ऑलरेडी मेमोरी में प्रेजेंट है, तो अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा, ना ही मेरी मेमोरी में मुझे कुछ डालने की जरूरत है। सो यहाँ लिख देते हैं एक्शन क्या है कि ऑलरेडी प्रेजेंट इन मेमोरी में ऑलरेडी वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट मेरे पास में आता है 1। अब 1 मेरा मेमोरी में नहीं है, अभी मैंने कौन सा रिसेंटली पेपर यूज किया था, 2 पेपर यूज किया था, तो 2 पेपर को हटा दो एंड 1 को डाल दो, तो 6, 1, 3। तो यहाँ पे मेरा क्या रिमूव हुआ, रिमूव 2, एंड बिकॉज ऑफ इट इज मोस्ट रिसेंटली यूज, एंड इसमें फॉल्ट कितने का आ जाएगा, 8th नंबर फॉल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है मेरे पास में 0। अब 0 मैंने फर्स्ट रिसेंटली यूज कौन सा यूज किया, 1 यूज किया, तो 6, 0, 3 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या रिमूव करेगा, रिमूव 1 बिकॉज ऑफ मोस्ट रिसेंटली यूज हो रहा है, तो यहाँ पे मेरी फॉल्ट कितने की आ जाएगी, 9 की आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे मेरा हो रहा है 3। तो 3 मेरा ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा, मेमोरी भी ऑलरेडी एक्सेस कर सकती हूँ, सो ऑलरेडी प्रेजेंट, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट।
ऑलरेडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट मेरे पास में नंबर क्या है, नंबर है मेरे पास में 2। अब 2 यहाँ पे नहीं है, मैंने मोस्ट रिसेंटली कौन सा यूज़ किया, 3 यूज़ किया, तो 3 को रिमूव कर दो तो 6,0,2 हो गया। एंड यहाँ पे मैं रिमूव कर दूंगी, रिमूव 3 बिकॉज इट इज मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। एंड यहाँ पे मेरा फॉल्ट कितने का आ जाएगा, 10। तो मेरे पास में टोटल पेजेस फॉल्ट कितने लेने पड़े, तो मेरे को टोटल 10 पेजेस फॉल्ट लेने पड़े हैं। तो हमारे पास में टोटल 10 पेज फॉल्ट प्रोड्यूस हुए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 10। Okay, so the next question is consider a relation book purchase which contains the attributes customer, book, store and city with the following data values. Data values इसकी दी हुई है। अब यहाँ पे जब हम data values देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को store की जगह h दे दिया है, city की जगह i दे दिया है। एंड यहाँ पे तो book और store और city तीनों में हमको क्या दे दिया है, f, g and j दे दिया है। तो हमें बोला है assume the multi value dependency। यहाँ पे हमारी multi value dependency यूज हो रही है। ये देखो लो डबल एरोज डाले। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि हर एक कस्टमर के लिए हर कस्टमर हमारा एक बुक और एक सिटी के साथ में कॉम्बाइन कर सकता है। ठीक है, तो वो होती है हमारी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वन कस्टमर कैन गो विथ ईच बुक एंड ईच सिटी। हर एक सिटी के साथ में वो कंबाइन कर सकते हैं। तो हमें ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने, तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी में आपको पता है ऐसे जो कॉम्बिनेशंस हमें जब बनाने होते हैं ना, तो हम इसमें क्रिस क्रॉस कॉम्बिनेशंस लेते हैं। क्रिस क्रॉस कैसे कि हम दोनों जो लिस्ट होती है ना हमारे पास में, हम उसको मिक्स कर देते हैं एंड हम डिफरेंट डिफरेंट उसमें क्रॉस कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो पहले क्वेश्चन पूरा रीड करते हैं। होल्ड्स इन द रिलेशन बुक परचेज डिटरमाइन द करेक्ट वैल्यूज ऑफ एफ, जी, एच, आई एंड जे अमंग द ऑप्शंस बिलो। तो हमें अब एच, आई, जे की वैल्यूज बतानी है। तो एच, आई, जे की वैल्यूज बतानी है। तो मैंने आपको बताया कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज में हमारे जो भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो हमेशा क्रॉस कॉम्बिनेशंस बनते हैं, मतलब मैं दोनों ही लिस्ट को मिक्स करवा दूंगी। तो अब हमको जब मैं ये टेबल्स देख रही हूँ तो उनमें रोज को देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरे पास में दो तरह की तो बुक्स है। एक तो है मेरे पास में नॉवेल और एक है मेरे पास में मैगजीन। ठीक है, ये दो तरह की मेरे पास में बुक्स है और मेरे पास में दो तरह की दो सिटीज भी है। दो सिटीज कौन सी है, फर्स्ट सिटी इज द दिल्ली एंड सेकेंड सिटी इज द मुंबई। तो मेरे पास में ये सिटीज और बुक्स दोनों है। अब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या कह रहा है कि बुक और सिटी, मतलब हर एक कस्टमर एक सिटी और एक बुक के साथ जा सकता है। तो अब हम इसमें क्रिस क्रॉस कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्रिस क्रॉस कॉम्बिनेशन कैसे कि मैं नॉवल को मैं दिल्ली के साथ डाल देती हूँ या नॉवल को मैं मुंबई के साथ डाल देती हूँ, नॉवल को मैं मुंबई के साथ डाल देती हूँ। फिर सेकेंड मेरा क्रॉस कॉम्बिनेशन बनेगा कि मैगजीन को मैं दिल्ली के साथ डाल देती हूँ, मैगजीन को दिल्ली के साथ में, या मैं मैगजीन को मुंबई के साथ में डाल देती हूँ। तो मैगजीन कॉमा मुंबई। तो अब ये जो हमारे क्रिस क्रॉस कॉम्बिनेशंस ये जो ऐसे बने हैं, अब हमें इस पे चेक करना है कि हमारा कौन सा बुक कौन सी सिटी के साथ में जा रहा है। जो वो सिटी के साथ में जा रहा है हम उसको कॉम्बिनेशन से हटा देंगे एंड जो भी नया कॉम्बिनेशन होगा हम वो इसमें पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो बुक जा रहा है, और देखो अब इसमें हमारे पास में क्या कहते हैं, ये भी है स्टोर भी बताना है, बट स्टोर में तो हमारे पास में सिर्फ दो तरह के स्टोर्स है, तो हम दो तरह को ऐसे मिक्स मैच कर लेंगे। तो हमारा जो नॉवल है वो दिल्ली के साथ ऑलरेडी जा रहा है, तो नॉवल और दिल्ली वाला जो क्रॉस कॉम्बिनेशन मैंने बनाया है मैं इसको रिमूव कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में है, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया। सेकेंड मेरे पास में मैगजीन और मुंबई वाला भी है, तो मैगजीन और मुंबई वाला भी मैंने रिमूव कर दिया। तो अब मेरे पास बचा नॉवल एंड मुंबई एंड मैगजीन एंड दिल्ली। अब यहाँ पे मेरे पास में दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, या तो मैं नॉवल मेरी जो है वो मुंबई के साथ में डाल देती हूँ, और एक कॉम्बिनेशन में मेरे पास जो नया आ गया वो आ गया कि मैं मैगजीन को डाल देती हूँ मेरी दिल्ली के साथ में। तो अब ये दोनों आने के बाद में मैं क्या करूंगी कि अब मेरे पास में बचता है स्टोर कौन सा लेना है। तो देखो दिल्ली के साथ में ऑलरेडी बुक वर्ल्ड आ चुका है, तो बुक वर्ल्ड को डाल दो आप नॉवल के साथ में। तो बुक वर्ल्ड को अगर मैं नॉवल के साथ में डाल दूंगी तो नॉवल यहाँ पे मेरा पड़ा ही है बुक में। स्टोर में मैंने अब क्या ले लिया कि मैंने नॉवल के साथ में, दिल्ली में था मेरा बुक वर्ल्ड तो अब मैंने मुंबई के पास भेज दिया, तो मुंबई में मेरे पास में नॉवल ही है, तो मेरा एच के वैल्यू क्या हो गई, बुक वर्ल्ड ही रहेगी। एंड मेरी जो आई की वैल्यू होगी नॉवल के साथ में कौन सी सिटी ले रही हूँ, मैं नई सिटी ले रही हूँ, वो की है मुंबई, बिकॉज ऑफ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जिसमें क्रिस क्रॉस कॉम्बिनेशन चलते हैं। नेक्स्ट मेरी बुक यहाँ पे कौन सी होगी, तो बुक यहाँ पे देखो मेरे पास में आएगी मैगजीन, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू मेरे पास में मैगजीन हो जाएगी। जी की वैल्यू मेरे पास में मैगजीन में पहले मुंबई के पास था, अब वो दिल्ली के पास गया है तो मेरा रीडर्स हब ही आएगा, तो रीडर्स हब
रीडर्स हब ही रहेगा एंड जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कौन सी सिटी ली है मैंने, दिल्ली ली है। तो मेरा ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है कि जे मेरा दिल्ली है, तो जे दिल्ली एक ही ऑप्शन में दिया गया एंड दैट इज द ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्रिस क्रॉस कॉम्बिनेशन लेना है जब भी आपके पास में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ जाए, आपको वो कॉम्बिनेशन टेबल में चेक करने हैं एंड अगर आपको वो कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप उन्हीं कॉम्बिनेशन को हमारी टेबल में पुट ऑन कर देंगे। तो ये ऐसे हमारा वर्क करती है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। Okay, so the next question is consider a database relation R, H, I, J, K, L, M and having following functional dependencies। इसमें functional dependencies बन रही है कि मेरा H जो है वो I, J, L पे डिपेंडेंट, मतलब मेरी जो I, J, L वैल्यू है वो H पे डिपेंडेंट है कि H की हेल्प से मैं इन तीनों की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकती हूँ, I, K की हेल्प से मैं H की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकती हूँ एंड L की हेल्प से मैं M की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकती हूँ। ओके, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। H इज द ओनली कैंडिडेट की ऑफ R, IK and HK are the candidate keys of R, IK, HK, L are the candidate keys of R, relation R is not in Boyce called normal form। तो अब हमें बताना है कि हमारे कौन से ऐसी कीज होगी जो कि कैंडिडेट की फॉर्म करेगी। कैंडिडेट की हमारी एक ऐसी की होती है जिसकी हेल्प से मैं पूरी की पूरी वैल्यूज को एक्सेस कर सकती हूँ जो रिलेशन में होती है। तो मतलब अगर रिलेशन में मैं अगर कोई भी एक कैंडिडेट की बोल रही हूँ तो उसकी हेल्प से मुझे सारी की सारी पूरे रिलेशन के जो एट्रीब्यूट्स है वो पता लगने चाहिए, मतलब मैं उन सब की वैल्यूज को इजीली एक्सेस कर सकती हूँ। वो होती है मेरी कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की निकालने से पहले आप अब इसमें देखेंगे कि हमारे डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स कौन से। डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स विच अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स है वो ये देखो, ये आई जे एल है, राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं, तो हमारे डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स लिख देते हैं यहाँ पे हम। तो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स आने के बाद में डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स आएंगे हमारे पास में आई जे एंड एल। आई जे एल, आई के की हेल्प से मैं एच को भी डिटरमाइन कर सकती हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो डिपेंडेंट है एच भी डिपेंडेंट है आई के पे एंड हमारा जो एम है वो भी डिपेंडेंट है हमारी एल पे। तो यहाँ पे मैं आई जे एल एच एम एन देख रही हूँ, तो वो मेरे रिलेशन में अगर मैं क्रॉस लगाती हूँ तो एच को भी मैं मेरा डिपेंडेंट है, आई भी मेरा डिपेंडेंट है, जे भी मेरा डिपेंडेंट है, एल भी मेरा डिपेंडेंट है, एम भी मेरा डिपेंडेंट है। ओनली मेरा जो के है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो मतलब के कहीं ना कहीं हमारा एक की ही फॉर्म करेगा एंड या तो के फॉर्म करेगा या एक के का पार्ट होगा। के बिना हम कुछ भी, क्योंकि के किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, के एक अकेला है, बट ऐसा कोई एक एट्रीब्यूट भी नहीं है जो अकेला ही के पे डिपेंड कर रहा हो, तो के अकेला एक की फॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आई और के दोनों मिलकर एच की वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं, कि अकेला नहीं कर रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम देखते हैं कि दूसरे कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स है जिसकी हेल्प से मैं के मतलब के साथ में ऐड करूँ ताकि मैं सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकूँ। तो पहले मैं ट्राई करती हूँ आई के ही ट्राई कर लेती हूँ कि मैं ऐड कर लेती हूँ आई डाल के साथ में। तो मैं अगर आई के करती हूँ तो आई के की हेल्प से मैं एच को एक्सेस कर सकती हूँ, एच की हेल्प से मैं आई जे एंड एल तीनों को एक्सेस कर सकती हूँ एंड एल की हेल्प से मैं एम को एक्सेस कर सकती हूँ, मतलब मैं आई के की हेल्प से सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर पा रही हूँ। तो मेरा आई के तो एक कैंडिडेट की होगा। दूसरा, अगर मैं कॉम्बिनेशन ट्राई करती हूँ कि मैं आई के साथ में एच को डाल देती हूँ, तो अगर मैं एच के ले रही हूँ तो एच के की हेल्प से मैं किसको डिटरमाइन कर सकती हूँ, तो एच के हेल्प से मैं आई जे एंड एल को डिटरमाइन कर सकती हूँ, एल की हेल्प से मैं एम को डिटरमाइन कर सकती हूँ। बट यहाँ पे मेरा के आ ही नहीं रहा है, तो अगर के आ नहीं रहा है तब भी हमारा के ऑलरेडी एक की का पार्ट है, कॉम्बिनेशन में है, तो मतलब हमें सबका सभी मिलेगा। एच और के को भी जब मैं डालती हूँ तो मेरा आई के और एच के दोनों एक कैंडिडेट की है। अब मैं के साथ अगर एल को डालती हूँ तो एल में मेरे को सिर्फ के और एल में मुझे सिर्फ एक एम की वैल्यू मिलेगी, पूरी के पूरे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो मेरा एल एक कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होगा। तो मेरा आई के एंड एच के आर द कैंडिडेट कीज ऑफ आर, ये वाला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन इज रिलेशन आर इज नॉट इन बॉयज कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये हमारे एक बॉयज कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। तो हमारा जो BCNF का रूल होता है वो ये कहता है कि हर एक जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी बन रही है तो उसकी जो लेफ्ट साइड होती है वो एक सुपर की होनी चाहिए, मतलब उसकी हेल्प से मैं सारी की सारी वैल्यूज को इजीली एक्सेस कर सकती हूँ। बट यहाँ पे मेरे पास में ऐसी एक कोई भी सुपर की नहीं आ रही है जिसकी हेल्प से मैं पूरी की पूरी वैल्यूज को एक्सेस कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं जो सुपर की मतलब मैं जो कैंडिडेट की ले रही हूँ वो कॉम्बिनेशन में ले रही हूँ एंड हमारी जो सुपर की होनी चाहिए उससे सारी की सारी वैल्यूज ही एक्सेस हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे जो मेरी एच के वाली की है अगर मैं उसको सुपर की भी कंसिडर करूँ तो यहाँ से मैं के की वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ, अगर के की वैल्यूज को मैं एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ तो ये मेरी एक सुपर की फॉर्म नहीं करेगा। तो अगर नहीं करेगा तो ये हमारा एक बॉयज कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। द रिलेशन आर इज नॉट इन बॉयज कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज construct a binary search tree by inserting the values in the following order 15, 14, 30, 5, 13, 19, 26, 12, 1 and 6. Which of the following statement is or are correct? Note, consider the root node is at level 0.
तो अब हमें एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है जिसमें हमें ये सारी वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाना है। तो बाइनरी सर्च ट्री हमारे एक ऐसा ट्री होता है जहाँ पे हमारे जो भी नोड्स होते हैं उसके पास में सिर्फ 2 ही बच्चे हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते हैं। हमारा जो लेफ्ट नोड होता है उसमें हमेशा जो नोड की वैल्यू होती है वो नोड से कम होती है, लेफ्ट साइड पे जो भी मेरा नोड आता है, एंड राइट साइड पे मेरा जो भी नोड आता है उसकी जो मेरे जो मेन रूट की जो वैल्यू होती है उससे वो ज़्यादा होती है। तो ये मैंने बाइनरी सर्च ट्री का आपको वीडियो में भी बताया था कि लेफ्ट नोड वैल्यू इज लेस दैन द नोड वैल्यू, एंड नोड की वैल्यू कम होनी चाहिए हमारे राइट नोड की वैल्यू। एंड नोड हमारा क्या होता है, रोड मतलब हमारा का जो रूट हम बीच में डाल देते हैं उससे, ठीक है, तो राइट में। तो इसकी हेल्प से हम एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो लेट्स कंस्ट्रक्ट द बाइनरी सर्च ट्री। तो हमारे पास में वैल्यूज है 15। एक सेकेंड मैं वैल्यूज लिख देती हूँ। सो वी हैव द वैल्यूज, ऑर्डर हमें दे रखा है कि किस ऑर्डर में हमारी वैल्यूज इंसर्ट हो रही है, उसी वैल्यूज में हम करेंगे 15, 14, 30, 5, 13, 19, 26, 12 एंड 1, 6। तो ये मेरे पास में ऑर्डर दे रखा है कि इसमें आपको वैल्यूज इंसर्ट करवानी है। तो पहली वैल्यू तो हमारी रूट बना देगी, तो फर्स्ट वैल्यू तो हमारी रूट बना देगी, तो ये मैंने रूट में डाल दी। नेक्स्ट आती है मेरी 14। अब 14 ये हमारी रूट लेवल से कंफर्म होगी। तो 14 हमारा जो रूट है उससे कम है, तो अगर रूट से कम है तो वो हमारा कहाँ जाएगा, वो लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो 14 को मैंने लेफ्ट साइड पे डाल दिया। फिर नेक्स्ट आता है मेरा 30। अब 30 मेरा फिर से 15 से कंपेयर होगा, तो 15 से बड़ा है हमारा तो 30, तो 30 हमारा कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। नेक्स्ट आता है मेरा 5। तो 5 मेरा 15 से छोटा है, तो 15 से छोटा है तो वो 14 मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, बट लेफ्ट हैंड साइड में मेरा एक आ गया, मतलब अब इस लेवल 1 पे मेरे पास में 2 बच्चे हो गए। तो अब मेरे को क्या है, 14 के नीचे डालना पड़ेगा। तो 14 से भी 5 हमारा छोटा है, तो 14 से अगर 5 छोटा है तो वो उसके भी कहाँ जाएगा, वो लेफ्ट में जाएगा। फिर आता है मेरा 13। तो 13 मेरा 15 से छोटा है, तो 14 के पास जाएगा। 14 से भी वो मेरा क्या है, वो मेरा वैल्यू जो है वो छोटा है, तो 5 से अब वह वापस लेफ्ट में मेरे पास में ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट है 5, तो वो 5 से कैसा है, 5 से बड़ा है मेरी वैल्यू 13, तो 5 से यहाँ पे राइट में मेरी वो वैल्यू 13 चली जाएगी। अब आता है मेरा 19। तो 19 जो है वो मेरा 15 से बड़ा है। अगर 15 से बड़ा है तो वो मेरा नेक्स्ट 30 से कंपेयर होगा, तो 30 से वो कैसा है, 30 से छोटा है, तो 30 के वो कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। तो 30 के मैंने इसको लेफ्ट में डाल दिया। नेक्स्ट आता है मेरा 26। तो 26 मेरा 15 से बड़ा है, 15 से बड़ा है तो यहाँ नीचे जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। राइट हैंड साइड में मेरी ऑलरेडी 30 वैल्यू प्रेजेंट है। अब 30 से मेरा 26 कैसा है, छोटा है। अगर छोटा है तो फिर वहाँ पे लेफ्ट में जाएगा, बट लेफ्ट में हमारा ऑलरेडी 19 प्रेजेंट है। 19 से कैसा है, बड़ा है, तो 19 से अगर बड़ा है तो वो 19 के कहाँ पे जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा। तो 19 के हमने राइट हैंड साइड पे इस वैल्यू को डाल दिया। नेक्स्ट आता है मेरे पास में 12। तो 12 मेरा 15 से छोटा है, 15 से छोटा है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। 14 पे भी ऑलरेडी मेरी 5 है, 5 से बड़ा है, तो अगर 5 से बड़ा है तो वो मेरा कहाँ पे जाएगा, वो उसके जाएगा राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे जाएगा तो यहाँ पे मेरा 13 पर, आप 13 से कैसा है, 13 से छोटा है, तो 13 से अगर छोटा है तो वो उसके कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा। नेक्स्ट आता है मेरा 1। तो 1 मेरा 15 से छोटा है, 14 से छोटा है, 5 से भी छोटा है। अगर 5 से छोटा है तो वो उसके कहाँ पे जाएगा, वो लेफ्ट में जाएगा। तो लेफ्ट में जाएगा, तो लेफ्ट में तो अभी तक एक स्पेस बचा था एक बच्चे का, तो यहाँ पे भी 2 बच्चे हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है 6। तो 6 मेरा कैसा है, 6 मेरा 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो वो राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी मेरा 13 प्रेजेंट है, 13 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे 13 से लेफ्ट में गया, तो यहाँ पे भी 12 है। 12 से कैसा है, 12 से भी छोटा है, तो ये 12 के कहाँ पे जाएगा, हमारे लेफ्ट में जाएगा। तो यहाँ हमारा 12 के लेफ्ट में जाएगा, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आ गया 6। तो ये बन गया हमारा एक बाइनरी सर्च ट्री। तो अब क्वेश्चन देखते हैं इस बाइनरी सर्च ट्री पे क्या पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री इज 6। अब हमारा जो हाइट होता है वो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द डीपेस्ट लीफ, मतलब हमारे रूट से सबसे बड़ी लीफ जो डीपेस्ट लीफ जा रही है उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ एजेस है। तो यहाँ पे हमारी जो सबसे रूट से डीपेस्ट लीफ तक नंबर ऑफ एजेस, ये हमारा पाथ होगा। तो पाथ कैसे जा रहा है कि 15 से मैं 14 पे जा रही हूँ, 14 से मैं 5 पे जा रही हूँ, 5 से मैं किस पे जा रही हूँ, 13 पे जा रही हूँ, 13 से मैं 12 पे जा रही हूँ, 12 से मैं किस पे जा रही हूँ, 6 जा रही हूँ। तो इसमें मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी आई है, टोटल नंबर ऑफ एजेस मेरे पास में 5 एजेस आई है, ना कि 6। तो इसका जो हाइट होगी वो 5 होगी, ना कि हमारे पास में 6। तो ये वाला ऑप्शन एकदम इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ द लीफ नोड्स ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री इज 33। अब हमारा जो लीफ नोड्स होते हैं वो ऐसी नोड्स होती है जिसके पास में बच्चे नहीं होते। तो बच्चे किसके पास नहीं है, तो देखो हमारे 14 के पास तो बच्चा है, 19 के पास भी बच्चा है। अब हमारा ये जो 26 है इसके पास बच्चा नहीं है, 6 है उसके पास बच्चा नहीं है, और हमारा ये जो 1 है उसके पास में बच्चा नहीं है। तो सम ऑफ लीफ नोड्स करना है, तो 26 + 6 + 1 कर दो, तो आपके पास में आंसर जो आएगा वो आएगा 33। तो ये वाला ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड इज द नोड्स 12, 1, 6 आर अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री नोड 13। तो 12, 1,
12, 1 एंड 6। तो 12, 1, 6 हमारा सब ट्री नोड 13 पे नहीं है, 1 हमारा सब ट्री नोड 5 का है, 12 और 6 ही हमारा सिर्फ नोड 13 का है, तो ये हमारा 1 नहीं है, तो 1 वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज नोड 19 इज एट लेवल 2। तो लेवल 2 कैसा, ये हमारा लेवल 1 होता है, तो सबसे जहाँ पे हमारी रूट होती है वो लेवल 0 होता है। ये हमारा जो 14 और 30 है वो लेवल 1 पे है, तो ये वाला हमारा लेवल 1 पे है, लेवल 1 पे है। 5 और 19 हमारा किस पे है, लेवल 2 पे, तो ये बोल रहा है 19 आपका लेवल 2 पे, तो हाँ जी बिल्कुल हमारा जो 19 है वो लेवल 2 पे है। तो दिस इज ऑल फॉर बाइनरी सर्च ट्री। बस आपको ये याद रखना है, बाइनरी सर्च ट्री बनाना बहुत ईजी है। बस आपको ये याद रखना है कि हमारा जो नोड होता है, मतलब जो रूट वैल्यू होती है, उससे जो लेफ्ट नोड जो भी हमारी वैल्यूज आती है नोड्स की, अगर वो छोटी होती है हमारे रूट वैल्यू से तो वो लेफ्ट में चली जाती है, अगर वो बड़ी होती है हमारी रूट वैल्यू से तो वो उसके राइट में चली जाती है। बस आपको ऐसे ही ध्यान में रखते हुए और एक ट्री फॉर्म करना है। ट्री फॉर्म करते हुए ये भी ध्यान रखना है कि हर एक नोड के पास में एटमोस्ट सिर्फ 2 ही बच्चे हो सकते हैं, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, एंड 2 से कम हो सकते हैं, या तो मतलब जैसे 2 से कम कैसे है, यहाँ पे हमारा देखो सिर्फ एक ही है, यहाँ पे हमारे पास में एटमोस्ट 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास में एटमोस्ट 2 बच्चे हो गए, तो एटमोस्ट 2 बच्चे ही हो सकते हैं हमारी कोई भी एक ट्री नोड के पास में। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, एंड ऐसे आप इजीली ये क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हो। Okay, so the next question is identify the correct statement. First is binary search has a time complexity of O log n, where n is the number of elements. तो ये हमारे binary search का जो time complexity होती है वो होती है O log n. Next is in a linked list the data elements are required to be stored in a contiguous memory locations. Contiguous memory locations हमारी ऐसी locations होती है जिसमें हमारा जो data होता है memory का वो side by side store करा जाता है, बट हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर नहीं करती है, वो डेटा को कहीं पे भी रख देती है, जहाँ पे उसको जगह मिलती है डेटा रखने की वो वहाँ पे रख देती है, फिर उसको जब भी वो डेटा चाहिए होता है वो बस उसको पॉइंट आउट करती है एंड उसको ले लेती है, तो वो हमारा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर नहीं होता है, मतलब साइड बाय साइड स्टोर नहीं होता है वो डेटा। नेक्स्ट इज मेन मेमोरी इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कॉस्टली फॉर्म ऑफ स्टोरेज। तो हमारी जो मेन मेमोरी होती है वो होती है रैम। रैम हमारी एक फास्टेस्ट नहीं है, क्योंकि उससे भी फास्टेस्ट हमारी जो सीपीयू के अंदर मेमोरीज होती है वो ज़्यादा ही फास्टेस्ट है, एंड हमारी जो सीपीयू की जो मेमोरीज होती है वो ज़्यादा ही कॉस्टली आती है एज कम्पेयर टू द रैम के। तो हमारी जो मेन मेमोरी है वो सबसे ही फास्टेस्ट नहीं है, ना ही वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली फॉर्म है हमारे स्टोरेज का, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सेक्टर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा रेड और रिटर्न ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क फॉर एवरी रीड ऑपरेशन। तो येस हमारा सेक्टर जो होता है, तो हमारा जो हार्ड डिस्क होता है वो 2 टाइनी टाइनी पार्ट्स में डिवाइड होता है जो कि कहलाते हैं हमारे सेक्टर्स। तो जब भी हमारा जो डिस्क डेटा रीड करती है वो हर एक बार में एक सेक्टर लेती है, उसको अच्छे से एक बार में रीड करती है, देन वो नेक्स्ट सेक्टर में बढ़ती है। तो सेक्टर हमारा एक स्मॉलेस्ट डेटा ही होता है, यूनिट होता है डेटा का, तो ये वाला ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। So the next question is consider an Aptel database having the following tables. हमारे पास में 2 टेबल है students and course. Assume that the number of tuples in both the tables is quite large. Tuples का मतलब होता है number of rows in दोनों tables में बहुत ज़्यादा है. Suppose the following 2 queries are executed on these tables. The first query is select S name C grade from students as dot natural drawing course C where university is Mumbai. मतलब आप नेम ग्रेड निकालो उन बच्चों का जो कि हमारी मुंबई की यूनिवर्सिटी से है। ये हमारी 2 टेबल्स को एक साथ में ज्वाइन कर रही है, ठीक है, कोर्स वाली टेबल को एंड स्टूडेंट्स वाली टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम एंड ग्रेड, और जो कि उनकी जो यूनिवर्सिटी है वो मुंबई की हो। नेक्स्ट इज सेलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इज दिस। तो हम सेकेंड क्वेरी क्या कर रही है, वो नेम बता रही है उन स्टूडेंट्स का जिसका जो रोल नंबर है वो ये ME003 है। तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। तो फर्स्ट इज क्वेरी 1 विल execute more efficiently when multi-table clustering file organization scheme is used. Both the queries will execute more efficiently when sequential file clustering file organization scheme is used. Query 2 will execute more efficiently when sequential clustering file organization is used. अब यहाँ पे हमारा जो कस्टमाइजेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है वो एक सीक्वेंशियल क्लस्टरिंग भी हो सकती है और मल्टी टेबल क्लस्टरिंग भी हो सकती है। तो हमारे पास में 2 वेज होते हैं जिससे हम डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। फर्स्ट वन इज द सीक्वेंशियल। अब नाम से ही पता चल रहा है सीक्वेंशियल, तो ये अपने अंदर डेटा में ऐसे सॉर्टेड सीक्वेंस में जो रोज को है वो स्टोर करता है। तो ये फास्टर जब डाउन करेगा जब हमारे पास में ऐसा कोई भी टेबल आ जाता है जिसमें जो सीक्वेंस है वो सॉर्टेड होता है, तो ये उसमें ज़्यादा वर्क करेगा हमारा सीक्वेंशियल क्लस्टरिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्टेक। सेकेंड इज मल्टी टेबल क्लस्टरिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी टेबल क्लस्टरिंग का मतलब होता है कि ये 2 टेबल्स में से जो डेटा है तो उन दोनों डेटा को एक साथ में एक ही डिस्क में स्टोर कर देता है, तो वो होता है हमारा मल्टी टेबल क्लस्टरिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन। और ये वाला सब ज़्यादा फास्टेड वर्क करेगा जब हमारे पास में कोई भी 2 टेबल्स को एक साथ में ज्वाइन करवाना हो। तो हमारे को ये पूछ रहा है कि क्वेरी 1 का फास्ट वर्क करेगी। तो क्वेरी 1 में क्या हो रहा है, हम
दो टेबल्स को ज्वाइन करवा रहे हैं। एंड जब भी दो टेबल्स को ज्वाइन करवा रहे हैं मतलब मैं उन दोनों को चीज़ों को ज्वाइन करवा रही हूँ जिसमें मेरे पास में उनके नेम और ग्रेड के बेसिस पे एंड उस बेसिस पे कि जिसकी यूनिवर्सिटी जो मुंबई हो। तो वो फास्टेस्ट हमारा मल्टी टेबल क्लस्टरिंग में वर्क करेगा, क्योंकि मल्टी टेबल क्लस्टरिंग हमारा क्या करता है, दो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में से जो सेम डेटा होता है उसको ज्वाइन करवा देता है। तो दो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में से डेटा को ज्वाइन करवाएगा तो हमारा जो क्वेरी 1 है वो फास्टेस्ट वर्क करेगी हमारी मल्टी टेबल क्लस्टरिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। सेकेंड इज वो हमें नेम पूछ रहा है, वेयर रोल नंबर इज दिस। अब जब रोल नंबर की बात आती है तो मतलब रोल नंबर हमारा सॉर्टेड सीक्वेंस में ही होगा। एंड अगर सॉर्टेड सीक्वेंस में होगा तो सॉर्टेड सीक्वेंस में हमारा सबसे फास्टेस्ट कौन वर्क करता है, सबसे फास्टेस्ट जो हमारा वर्क करता है वो है सीक्वेंशियल क्लस्टरिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेरी है वो तो वर्क करेगी जब मल्टी टेबल फाइल क्लस्टरिंग होगा, और सेकंड हमारा जो क्वेरी है वो वर्क करेगी व्हेन वो सीक्वेंशियल क्लस्टरिंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्क्रीन यूज करेगा। तो क्योंकि इसमें हमारे पास में रोल नंबर है, रोल नंबर हमारे ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं, तो हमारी जो सीक्वेंशियल क्लस्टरिंग है वो फास्टेस्ट वर्क करती है जब हमारे पास में कोई भी एक सॉर्टेड डेटा होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 3 है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। Next question. Consider a binary search tree consisting of 31 elements. Let m be the maximum height possible for a given binary search tree and n be the minimum height possible for a given binary search tree. What will be the value of m minus n? तो अब ये पूछ रहा है कि m हमारा है जिसमें हमारे पास में मैक्सिमम हाइट पॉसिबल है कोई भी एक बाइनरी सर्च ट्री की। तो हाइट क्या होती है, हाइट होती है हमारी कि सबसे बड़ी जो नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ, कि कितने नंबर ऑफ एजेस हमारे कोई भी लॉन्गेस्ट पाथ में। और यहाँ पे मुझे 31 एलिमेंट्स दिए हुए, मतलब मेरे को 31 नोड्स दिए हुए, तो मेरे को एजेस निकालनी पड़ेगी इसमें। तो नंबर ऑफ एजेस मेरा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एजेस हमारा दिया जाता है, तो नंबर ऑफ एजेस इज गिवन बाय नंबर ऑफ नोड्स -1 से। तो नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास में कितनी है, नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास में उसने 31 एलिमेंट्स बोले तो 31 है, एंड -1 करूंगी तो मेरे पास में 30 एजेस आ जाएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस मेरे पास में कितनी हो सकती है, वो 30 हो सकती है। सेकंड इज लेट n बी द मिनिमम हाइट पॉसिबल फॉर अ गिवन बाइनरी सर्च ट्री। तो मिनिमम हाइट पॉसिबल, तो मिनिमम मेरा जब भी होता है जब मेरा जो ट्री है वो परफेक्टली बैलेंस है। एंड जब भी मैं कह रही हूँ कि मेरा एक जो बाइनरी ट्री h है वो परफेक्टली बैलेंस है, उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर h + 1 - 1। तो इसमें हम वैल्यूज डालेंगे एंड हमारी यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, ये तो हमारा m हो गया, और n की वैल्यू इस फॉर्मूले से आएगी क्योंकि ये बोल रहा है मिनिमम हाइट बतानी है। तो मिनिमम हाइट हमारा जब होता है जब हमारा जो ट्री है वो परफेक्टली बैलेंस होता है, और एक परफेक्टली बैलेंस ट्री हाइट हमारी जो बाइनरी ट्री की हाइट होती है वो होती है 2 की पावर h + 1 - 1। तो 2 की पावर h + 1 - 1 की वैल्यू में दे रखी है 31, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में 31 एलिमेंट्स है। तो यहाँ से जब मैं कंपेयर करूंगी तो 2 की पावर h + 1 इज इक्वल्स टू, मैं 1 को उधर भेजूंगी तो ये 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं देखती हूँ तो 32 इज व्हाट, 2 की पावर 5। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 5 इसको 2 की पावर h + 1। तो यहाँ से मेरी जो h + 1 की वैल्यू आ गई वो 5 आ गई, एंड h की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास में 4 आ गई, मतलब मेरे पास में n की भी वैल्यू आ गई। अगर n और m दोनों की वैल्यू आ गई तो m - n इजीली निकाल सकते हो। m - n क्या हो जाएगा, 30 - 4 एंड विच इज 26। तो हमारा 26 जो है वो आंसर हो जाएगा। एंड या विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सेट नंबर 1। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से सब चीज़ें समझ में आई होगी। ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मुझे बताना, या ऐसी कोई चीज़ है जो मैंने आपको गलत समझा दी हो तो वो भी मुझे बताना, क्योंकि देखो मैं भी आप लोगों के साथ साथ में ही पढ़ रही हूँ तो ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा, बट मैं पूरी अपनी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको एक ईजीएस्ट वे में बता पाऊँ, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे सेट नंबर 2 के साथ में ही। बाय।